Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज जो है ये हम लेकर आए हैं सो दैट 25 लेक्चर्स इस सीरीज में जो आने वाले हैं हर एक कंपोनेंट से रिलेटेड 25 लेक्चर्स ईच कंपोनेंट के आपको मिलेंगे इस सीरीज में और इनके थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट 50 मार्क्स जो है जैब में स्कोर कर पाएँ। तो जब आप ये 25 की 25 वीडियोज़ देख लोगे, हम इतना इन डेप्थ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको इतना इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं हम कि वी विल बी एबल टू कवर 50 मार्क्स, ये हमारा टारगेट हो दिमाग में, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज एंड एसडीजीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आज का आपका टॉपिक है जो कि फुल फ्लेजेड एक चैप्टर है और ये चैप्टर क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो हम इसको पूरा ही पढ़ लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए प्रिपेयर करी है जिसमें आपको पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। बहुत ही ज़रूरी है ये डॉक्यूमेंट आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न समझने में एग्जाम्स का बहुत मदद करेगी। प्रैक्टिस आपको करनी है तो बहुत सारा कंपोनेंट आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इसे आप डाउनलोड ज़रूर करिए, एक बार देखिए, पढ़िए, पीवाईक्यूज को अच्छे से देखिए एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो क्लाइमेट चेंज एंड एसडीजीज, क्या होता है क्लाइमेट चेंज? देखो, अब आपने नोटिस किया होगा कि कैसे पहले गर्मियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी और सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती थी, है ना? या सर्दियाँ भी मतलब 4 महीने तो रहती ही थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम जैसे स्पेंड हो रहा है ईयर बाय ईयर हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि अब सर्दियाँ तो हार्डली 1 या 2 महीने की, इफ़ आई स्पीक अबाउट द नॉर्थ साइड, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं नॉर्थ एरिया का, नॉर्दर्न एरियाज का। तो यहाँ पर भी सर्दियाँ अब उतनी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? बिकॉज ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो चेंज कर रहा है। तो क्लाइमेट क्या होता है? बेसिकली वेदर की परसिस्टेंट, अगर आप पोजिशन देखो कि वेदर पर मतलब एक ओवरऑल चेंज वेदर में क्या है, वेदर क्या होता है डेली या शॉर्ट टर्म, तो उसमें अगर कांस्टेंट चेंज रहने लग जाए और लंबे समय के लिए आपकी जगह के वेदर में चेंज आने लग जाए, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। मोस्टली इट हैपन्स ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है? ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो रिलीज होती हैं ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई, फैक्ट्रीज लग रही हैं, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है, पेड़ कट रहे हैं, है ना? तो उससे क्या हो रहा है, जो अच्छी गैसेज है जो इन्वायरमेंट के लिए हमें चाहिए वो तो रिलीज हो नहीं रही हैं। जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे ट्रीज, वो तो हमारे पास है नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज तो हम वैसे ही डिप्लीट करे जा रहे हैं। साथ के साथ हम हार्मफुल गैसेस एमिट भी कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में। तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे एक ओवरऑल बैड इम्पैक्ट आता है, टेम्परेचर ओवरऑल राइज करने लग जाता है। जब किसी जगह का टेम्परेचर ओवरऑल ही राइज करने लग जाता है, वहाँ पे क्या होता है, बारिश की कमी होने लग जाती है। अगर ग्लेशियर्स वाला एरिया है तो ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, ओशन वाटर जो लेवल है, सी वाटर लेवल, वो राइज करने लगता है जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। जो सूखे एरियाज हैं उनमें और ज़्यादा सूखापन आ जाता है, फॉरेस्ट फायर्स एंड ऑल, जिनकी वजह से ड्राउट्स वाली कंडीशन आ जाती है, फ्लड्स आने लगते हैं। तो ऐसे कर करके क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इकोनॉमी भी होता है एंड लॉस ऑफ लाइफ्स भी होता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर में हम ये क्लाइमेट चेंज को पढ़ते हैं और इसीलिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो एज अ कंट्री, एज अ इन द वर्ल्ड, ओवरऑल कंट्रीज भी, वो बात करी जाती है। और वो ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। पैसे होना, जीडीपी राइज करना, पावर्टी को कम करना, ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा अगर आपकी कंट्री में नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अर्थ में अगर आप ये मानो, लेट्स से इंडिया एक फास्ट डेवलपिंग नेशन है, लेकिन हर साल छोड़ो, हर 2 महीने में अगर एक भयंकर नेचुरल डिजास्टर आता है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक भयंकर नेचुरल डिजास्टर आता है तो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो डिप्लीट होंगे ही, बट साथ के साथ जो ग्रोथ है वो भी बहुत टाइम पीछे चली जाएगी, क्योंकि अब हम सिर्फ लाइफ को बचाने में हमारे रिसोर्सेज जाएंगे, ना कि ग्रोथ की तरफ। तो इसीलिए इस इम्पैक्ट को पढ़ना ज़रूरी है व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो क्या करना होगा हमें? तो साइंटिस्ट ने कहा है कि भाई, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करते हो 1.5 डिग्री सेल्सियस से, एमिशंस को कट डाउन करना पड़ेगा 45% से बाय 2030, ठीक है? तो 2010 के लेवल से अगर मैं कंपेयर करूं तो 45% तक की कार्बन एमिशंस कम करनी पड़ेंगी, तो जाकर कोई फायदा होगा, अगर आप चाहते हो
कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो थोड़ी कम ही लेवल्स पर रहे, 1.5 डिग्रीज या उससे कम अगर आप चाहते हो कि हो ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू अगेन एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, तो इसके लिए आपको ये जो गैसेस का एमिशन है ये 45% तक कम करना पड़ेगा 2030 तक, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन करंट एक्शंस अभी। लेकिन जो हालतें चल रही हैं उसकी वजह से, अगर अभी जिस पॉइंट पर हम एमिशन कर रहे हैं, हम अब जिस तरह से फैक्ट्रीज में से गंदा गैसेस रिलीज करते हैं, वाटर रिजर्व्स को अपने खराब करते हैं, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो कम होना तो दूर की बात है 45%, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा 14% से, जो कि बहुत ही कैटास्ट्रोफी ला सकती है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है एनवायरनमेंट के लिए। इसी चीज़ से बचने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो दिए गए। ठीक है, तो एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, या अगर डेवलपमेंट है तो वो इस तरीके से कर रहे हो, सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हो कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी सोच रहे हो। तो जो आपके लिए साफ पानी हवा का होना ज़रूरी है, लेकिन वो सस्टेन्ड भी होना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स टू कम। तो ग्रोथ अपनी ऐसे करो, डेवलपमेंट कंट्री की ऐसे करो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ अच्छा छोड़कर जा सको। सो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डेवलपमेंट दैट कैन बी सस्टेन्ड, वैसे 17 गोल्स हमें दिए हुए हैं यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में। क्या है यूनाइटेड नेशंस, क्या है ये गोल्स, हम सब कुछ वन बाय वन कवर करेंगे। एम इसका क्या है कि अर्जेंट एक्शन लिया जा सके, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, इससे कॉम्बैट करने के लिए। इट हैज़ क्लियर टारगेट्स टू बी मेट बाय 2030, 2030 तक के टारगेट्स वहाँ पर क्लियरली मैंशनड है जो हमें फुलफिल करने हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने दिए, जिसमें कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें बताए गए, और ये हैं वो सारे के सारे गोल्स, जिसमें कि 169 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, तो इनके आगे सब टारगेट्स भी हैं, और टोटल अगर टारगेट्स की बात करें तो 169 स्पेसिफिक टारगेट्स हमें यहाँ पर मिले हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड टारगेट्स क्या हैं और कैसे हैं वो हम एग्जैक्टली बात करेंगे। दीज आर 15 ईयर ग्लोबल प्लान 2016 से लेकर 2030 तक का, ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके और प्लैनेट को हम प्रोटेक्टेड रख सकें। द SDGs वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2012 रायो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस जो हुई है। देखो ये जो यूनाइटेड नेशंस है ना, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि मेक श्योर करती है कि पीस रहे नेशंस के बीच में। और अगर अर्थ की बात हो रही है तो पूरी अर्थ में एक सस्टेनेबिलिटी का माहौल बने। वाटर रिसोर्सेज हैं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री नहीं सॉरी, पूरे वर्ल्ड में वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट ना हो। न्यूक्लियर वेपन्स कोई अपने गलत तरीके से यूज़ ना करे कंट्रीज, क्योंकि उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होगा वो पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब करेगा। तो कहने की बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीस कीपिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड को लेकर उसके ऊपर काम करती है। तो इन्होंने ये हर बार ना, हर 1-2 सालों में, 3-4 सालों में इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पर ये टारगेट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जो कि आगे आगे हम अगेन बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्फ्रेंसेस कब क्या हुई हैं, लेकिन उनके अंदर बात क्या हुई है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने यहाँ पर अलग-अलग टॉपिक्स में के आगे लिख भी दिया है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशन हुई है। तो एसडीजीज जो हैं आपके फर्स्ट प्रपोज किए गए 2012 में, रायो प्लस 20 जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें। और यहाँ पर उससे पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे ना, यूएन के ही द्वारा दिए गए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे, उनको रिप्लेस कर दिया और अब हमारे पास आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि लास्ट करेंगे 2030 तक। एसडीजीज कवर ब्रॉडर एंड डीपर इश्यूज देन एमडीजीज कुडंट फुली एड्रेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका विकसित रूप है ये एसडीजीज एमडीजीज का। इन 17 गोल्स के अंदर क्या क्या आ जाता है ये आपके पास लिस्ट है। क्या इस लिस्ट को पूरा रट्टा मारना ज़रूरी है? नहीं, लेकिन अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आई एम श्योर कि अगर आपको एमसीक्यूज में कोई कोई चीज़ मेंशन है आपको याद रह जाएगा, क्योंकि बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। पावर्टी नहीं होनी चाहिए, हंगर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन है ना। क्वालिटी एजुकेशन क्या है? ऑफ कोर्स जहाँ पर लोगों की लाइफ की क्वालिटी बेटर हो, लेकिन एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट की इश्यूज को हम अच्छी तरह एड्रेस करें। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को डे वन से सिखाएं कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं और कैसे एक बेहतर सिटीजन बन सकते हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है ना, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरीके के अलग अलग गोल्स हैं विच यू कैन रीड एंड यू कैन ट्राई टू रिमेंबर। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में इसका एक अच्छा सा निमोनिक बनाकर बताओ। ठीक है, एक बार ऐसे हुआ था कि एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सा निमोनिक मुझे क्लास में बताया था, तो
आप जब इसको याद करोगे, कोशिश करो, बताओ मुझे कमेंट्स में कि क्या वो तरीका है जिससे कि आप इनको याद रख सकते हो, ताकि आपके जो साथ में लोग पढ़ रहे हैं उनकी भी सहायता हो। ठीक है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूं, यूएन इज द वन दैट टेक्स दीज इनिशिएटिव्स एट फर्स्ट, यूनाइटेड नेशंस, और वो यूनाइटेड नेशंस अलग अलग कंट्रीज को जो भी उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट है उनको बताता है कि भाई तुम ये करो अपने हिसाब से, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। उसके बाद उस कंट्री की जो भी नेशनल प्लानिंग कमेटी है, हमारी कौन है, नीति आयोग, वो फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं उन चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क सा रहता है। तो यूएन ग्लोबल इनिशिएटिव लेती है, जो कि एक मेन ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जो कि नेशनल बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाकर कंट्रीज की जो दिक्कतें हैं उनको रिजॉल्व करता है। दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय वन कंट्री अलोन। तो सबको सहयोग जहाँ पर देना है, न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग हम ना करें, है ना, इन्वायरमेंट को बचाएं, डिफॉरेस्टेशन ना करें, सीएसआर जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी कंट्रीज उसको निभाएं। इस तरीके से सबकी बेहतरी के लिए जो चीज़ें हैं मिलकर ये करता है। 7 ये चीज़ें हैं जो यूएन हमेशा से जिनके ऊपर फोकस्ड रहा है। पहले तो इट वाज जस्ट पीस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। रिसेंटली एडेड लेकिन ये है एड्स, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है या ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं बेसिकली, उनके क्योर्स ढूंढना, बिग डेटा, जो आपका आईटी में बूस्ट आ रहा है ना, बिग डेटा। तो मुझे एग्जैक्ट तो देखो इसकी नॉलेज नहीं है बिकॉज आई एम नॉट रिलेटेड टू आईटी, बट बिग डेटा से रिलेटेड चीज़ें, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, ये सब कुछ जो है ये देखता है यूएन। देन क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स, बिकॉज ये हमारा मेन जो है आज का चैप्टर है, और इस टॉपिक से रिलेटेड भी यूएन बहुत सारे स्टेप्स जो है टाइम टू टाइम लेता रहता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर लेट्स से एक कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफिकल कंडीशंस बिगड़ गई, इतनी ज़्यादा हमने वहाँ पर कार्बन एमिट कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई, तो सी लेवल्स ओवरऑल राइज होंगे, और फिर वो ये नहीं देखेंगे कि इंडिया पे फ्लड लाना है या सुनामीस लानी है या किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, है ना। सी वाटर का लेवल जब ओवरऑल राइज करेगा तो वो सारे ही कॉन्टिनेंट्स को बैडली इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज ओवरऑल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यूएन जो है इन सब चीज़ों पर टारगेट करता है, और ये 7 चीज़ें आप याद रख सकते हो, ये इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा अपना ध्यान यूएन जो है वो रखता है ना। कैटेगरीज ये मैंने आपको बता दी हैं, और एक्टिविटीज़ के टाइप जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। वेरी जनरलाइज थिंग, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देना, पीस कीपिंग रखना, एटॉमिक एनर्जी गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़े, डिजास्टर रिलीफ जो है उनको लेकर हमें हमारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो स्ट्रांग हो, और एल्डरली जो बूढ़े लोग हैं ओल्ड एज में जो हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करता रहता है। नाउ हियर यू कैन सी द टाइमलाइन ऑफ द वेरियस कॉन्फ्रेंसेस दैट वर हेल्ड। ठीक है, तो टाइमलाइन हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा ज़रूरी हैं, Rio+20 जहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए फॉर द फर्स्ट टाइम आपके एसडीजीज, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ना। सबसे पहली जो हुई थी दैट वाज इन 1972 स्टॉकहोम में। क्यों हुई थी? ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर। 1992 में आपकी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, UNCED हुई थी रायो डी जेनरियो में। तो ये सब टाइमलाइन इतनी ज़रूरी नहीं है अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बट हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक को वो टारगेट कर रही है तो है ना। तो 2015 में क्या हुआ था, एसडीजीज जो है वो लागू हुए थे 2030 तक के लिए। लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट है 2022 फंड्स टू एड्रेस लॉस एंड डैमेज। जिन भी कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कत आई है, डिजास्टर्स आए हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, उनको फंड देना रिलीफ के लिए। तो ये 2022 में कॉन्फ्रेंस हुई थी COP27 इजिप्ट पे, वहां पर हमने ये बातें करी। तो ये एक छोटी सी टाइमलाइन है, इसको आप देख सकते हो, चैप्टर पढ़ने के बाद देखना तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इंडिया की प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं तो एज आई टोल्ड यू, इंडिया में नीति आयोग इज द वन दैट एग्जीक्यूट्स द एसडीजीज। ठीक है, नीति आयोग ट्रैक करता है इंडिया की प्रोग्रेस टुवर्ड्स दीज गोल्स। और अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 19 से लेकर 21 तक स्कोर जो है इम्प्रूव हुआ है, 60 टू 66 इन 2021। मेजर इम्प्रूवमेंट जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में हुई है, अफोर्डेबल एंड क्लीन क्लीन एनर्जी में हुई है, एंड हेल्थ, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में देखने को मिली है 2021 तक की अगर मैं बात करूं। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स यहाँ पर कौन सी रही हैं? केरला इज नंबर 1, इट हैज़ रैंक नंबर 1। एसडीजीज जो भी हमें इम्प्लीमेंट करने थे सबसे ज़्यादा बेहतर केरला में हुए हैं।
उसके बाद हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, जो आपकी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है चंडीगढ़ ने। सो हाईएस्ट स्कोर अमंग द यूटीज, राइट। उसके बाद सेकंड थर्ड नंबर पे पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप जो है वो आते हैं। सो गवर्नमेंट्स रोल इन एसटीजीज क्या है? देखो, गवर्नमेंट का रोल ये है कि भाई 2030 तक ये जो भी इसके गोल्स हैं, जो 169 टारगेट्स हैं, उनको हमने अचीव करना है। जितने मैक्सिमम अचीव हो पाए उतना अच्छा है। इंडिया इस चीज़ को एग्जीक्यूट करती है विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग, और स्टेट गवर्नमेंट्स क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बिकॉज वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन में नीति आयोग की मदद करते हैं। किस स्टेट में किस तरह से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू वो इस गोल को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीकों से प्रमोट करना, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं इस एरिया में। और की इनिशिएटिव्स ये दो और हैं, ये भी आप याद रखना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, सोलर पावर, ग्लोबल सोलर पावर शेयरिंग प्रोजेक्ट। अलग अलग कंट्रीज एक ही बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाएं और अ, एक ही ग्रिड जो है मिलकर वेल कोऑर्डिनेटेड ग्रिड फॉर्म करे सोलर पावर जनरेशन के लिए। प्लास्टिक को पूरी तरह एलिमिनेट कर दे, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको पूरी तरह हम एलिमिनेट कर दे। तो वो 2022 आप देख भी सकते हो, काफ़ी सारी जगहों पे बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक। 100% ऑफ कोर्स नहीं हुआ है, स्टिल अंडर प्रोग्रेस। सीओपीस में जो 2021 में हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, ग्लासगो में हुई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से याद रख लेना आप। पंचअमृत कमिटमेंट्स इंडिया ने दी, 5 ऐसी कमिटमेंट्स, यानी कि 5 ऐसे वचन इन्वायरमेंट को लेकर यूएन को इंडिया ने दिए। और वो वचन क्या है कि भाई सबसे पहला, नेट जीरो एमिशंस हम करेंगे बाय 2070। 2070 तक हम अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन हैं उनको जीरो कर देंगे। 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 50% ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जितनी भी एनर्जी इंडिया में बन रही है 50% रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनेगी, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते, जैसे सोलर पावर। ठीक है, तो 50% एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आएगी। एमिशंस हम 2030 तक 1 बिलियन टन्स से कम कर देंगे। और कार्बन इंटेंसिटी, फैक्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड लग रही है, उसकी परसेंटेज को हम 45% से कम कर देंगे। राइट, तो ये 5 प्रोमिसेस हैं पंचामृत, ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, एंड वेरी लाइकली दैट यू माइट गेट अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। फोकस ऑन लाइफ मूवमेंट। लाइफ मूवमेंट क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल लिविंग बनाओ, माइंडफुल चॉइसेस मेक करो, यानी कि लोगों को अवेयर करो, उनको एजुकेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि उनको पता हो कि भाई अगर एक ऑफिस जाना है और सबने मिलकर, मतलब एक ही जगह जाना है और एक ही जगह से जाना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इंडिविजुअल अपनी गाड़ी को लेकर पूलिंग कर सकते हैं, है ना। या आपकी जो कंपनीज हैं वो बसेस लगा सकती हैं, या इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लगा सकती हैं। तो कहने की बात ये है कि छोटी छोटी माइंडफुल चॉइसेस अपने लाइफस्टाइल में लेकर आओ, पॉलिथीन्स का इस्तेमाल मत करो, है ना। कहीं अगर सब्जी लेने जा रहे हैं हम, तो अपने बैग्स खुद हम कलेक्ट कर कर लेकर जाएं। अपने जो कपड़े के वो बैग्स होते हैं उनको लेकर जाएं। पुराने ज़माने में होता था ना, वो बास्केट में इकट्ठे करते थे सब्जियां, वैसा कुछ। तो कहने की बात ये है कि छोटी छोटी माइंडफुल चॉइसेस हम ऐसी करें कि जिससे कि सस्टेनेबल लिविंग की तरफ हम जाएं एज अ नेशन। इंडिया की लीडरशिप इन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल, लीडरशिप जो है वो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखें, इस तरह से लाइफस्टाइल को इंट्रोड्यूस करें कि हम धीरे धीरे इन्वायरमेंट को लेकर खुद ही कॉन्शियस हो जाएं। जैसे कि जापान में कल्चर है ना। जापान, चाइना, इन सब चीज़ों में क्या है, बहुत, इन सब कंट्रीज में बहुत ही क्लीन लिविंग का कल्चर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। क्योंकि जापान में हर साल ऑलमोस्ट जो है अर्थक्वेक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नेचुरल कैलमिटीज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो उसके बावजूद भी दे ट्राई टू बी वेरी केयरफुल टूवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट, कि जो उस चीज़ से नुकसान हो रहा है वो भी वो जल्दी उभर पाए और आगे कम से कम, मतलब एक कहते हैं ना, एक ट्रिगर दें अपने नेचुरल डिजास्टर्स को। तो इंडिया की प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सेक्टर में, स्पेशली बैंक्स के, बैंक्स ऐसा क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं जिससे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, सो दैट इज सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप।
आरबीआई ने सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप का जो एलिमेंट है ये इंट्रोड्यूस किया कि भाई बैंक्स को गाइड किया जाएगा कि वो ग्रीन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करें। या फिर ये तो आई थिंक वो है कि आरबीआई ने सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप जो है वो फॉर्म किया टू गाइड द बैंक्स ताकि ग्रीन एनर्जी को वो सपोर्ट करें। तो फाइनेंस देना लोगों को जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम बैंक्स खुद भी अपनी बिल्डिंग्स और अपने जो काम करने के तरीके हैं, पेपर की जो वेस्टेज है वो सब कम से कम करें, सो दैट दे ऑल्सो बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दे ऑल्सो ऑपरेट इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। रिड्यूसिंग क्लाइमेट रिस्क, एडिंग क्लाइमेट गोल्स टू द बैंक पॉलिसी, बैंक की पॉलिसीज ऐसी बनाओ, है ना, कि पेपर का कम से कम इस्तेमाल हो। Jan 2022, RBI surveyed banks. Banks started considering climate risk, but more action needed. ठीक है, तो आरबीआई ने 22 में बताया कि भाई ठीक है, हमने पॉलिसी वगैरह बनाई है लेकिन और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने डिस्कशन पेपर्स भी लॉन्च किए, क्लाइमेट रिस्क एंड फीडबैक जो है वो इनवाइट किया। अब ये अगेन कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है ना, एक चीज़ है जो इनिशिएट करी, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला, कैसे, किस परसेंटेज में, न्यूमेरिकल वैल्यू में मैं आपको बता पाऊँ कि कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट हुई बैंक्स में इस चीज़ में, दैट इज़ नॉट देयर, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट देयर। तो बट ये है कि इनिशिएटिव अगर आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई ने अपनी तरफ से इनिशिएट की सर्वेस एंड डिस्कशन पेपर्स एंड दे आस्क्ड फीडबैक्स फ्रॉम द बैंक कि भाई तुम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए क्या क्या कर रहे हो, है ना। तो इसके अलावा इंडिया का रोल COP27 इजिप्ट वाले में क्या रहा, कौन सा था इजिप्ट वाला COP27, जहां पर हम नेशंस की मदद कर रहे थे जिन्होंने की डिजास्टर्स झेले हैं, ठीक है, उनकी फंडिंग में हेल्प कर रहे थे। तो इंडिया सपोर्टेड दिस डिसीजन, रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड इको फ्रेंडली कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब उसके लिए एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लिए गए, एग्जीक्यूट क्या हुए, वो हमारे पास नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल लाइफ में देखो, मतलब ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में अगर देखो तो ये डिसअपॉइंटिंग भी है। हम पेपर वर्क कर रहे हैं, हम ऑन पेपर अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने घर से अब बाहर जाते हो तो यू कैन ऑल्सो सी द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट चेंज दैट इज देयर, है ना। वो क्यों है, क्योंकि हम एक्चुअल लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो वही है, इंडिविजुअल लेवल पर जितना हो सके करना चाहिए, क्योंकि जो भी है देश भी हमारा है एट द एंड ऑफ द डे, और अर्थ भी हमारी है, तो जितना बेहतर हो सके हम वो कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। सो बैंक्स एंड क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है कि भाई इंडिया का जीडीपी फॉल कर जाएगा 2050 में 2.8% से, अगर हमने अपनी हरकतें अभी नहीं सुधारी, अगर हमने क्लाइमेट को बेटर नहीं किया तो हमारा जीडीपी फॉल कर जाएगा बाय 2.8%। बैंक्स की क्या रोल होना चाहिए इसमें कि वो ग्रीन फाइनेंसिंग करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अगर कोई सोसाइटी, कोई बिल्डर ऐसा है जो बोल रहा है कि भाई हमारे सोसाइटी जो इतने एकड़ में बन रही है, 10-15 एकड़ में बन रही है, उसमें हम ग्रीन पार्क्स बहुत रखने वाले हैं, हम प्रॉपर बड़े बड़े ट्रीज लगाने वाले हैं, और उसमें हम फ्लैट्स का एरिया वो बहुत कम रख के या वो उसको वर्टिकली डेवलप कर कर हम अर्थ और उसकी क्वालिटी वहाँ पर बेटर रखने वाले। तो इस तरह से ग्रीन प्रोजेक्ट्स या वो प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्री किसी ने लगानी है और उसने बोला है कि भाई हम अपने जो भी फैक्ट्री से निकलने वाला लिक्विड है उसको इतना अच्छे से प्रोसेस करते हैं कि पानी में कुछ गलत जाता ही नहीं है, सॉइल में कुछ गलत जाता ही नहीं है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वो लेकर आ गए, बट उसके लिए उनको पैसा चाहिए 10-15 करोड़। सो बैंक्स शुड फाइनेंस सच प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ग्रीन फाइनेंसिंग बैंक्स को करनी चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में बैंक्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए सजेशंस है बैंक के लिए कि भाई वो बेंचमार्किंग देख सकते हैं, है ना, क्या क्या स्टैंडर्ड है जो सेट करने हैं कि एक प्रोजेक्ट को ग्रीन या सस्टेनेबल बोला जा सके, और उसके बाद उसकी फाइनेंसिंग करो, है ना। सिनेरियोज को अच्छे से असेस करो, प्रिडिक्ट करो कि इसके फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे क्लाइमेट से रिलेटेड, और रिस्क असेसमेंट अपनी प्रॉपरली कर कर चलो। इसके अलावा आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज CSR। एवरी ईयर यू गेट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। लास्ट अटेम्प्ट में आपके इसमें से एक बहुत लंबी चौड़ी सी केस स्टडी भी आई है। सो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है ये। मैं अगर बिजनेस चला रही हूँ वर्ल्ड में, ठीक है, मैं अगर बिजनेस चला रही हूँ इस कंट्री में, तो मैं अर्थ का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपनी फैक्ट्रीज का जो धुआं है हवा में बिखेर रही हूँ, है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ इन रिटर्न भी अपने इन्वायरमेंट को दूं। मेरे कस्टमर्स कौन है, सारी दुनिया, है ना, जो भी मेरे कस्टमर बेस है उसमें सारे लोग जो है वो मेरे कस्टमर्स हैं ऑफ कोर्स, या सारी जो पॉपुलेशन है दे कैन बी माय कस्टमर।
तो उनके वेलफेयर के बारे में मैं सोचूं, दैट इज माई रिटर्न, क्योंकि वो लोग मेरा सामान खरीद रहे हैं या मेरी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, उस तभी तो मैं प्रॉफिट कमा पा रही हूँ, तभी तो मेरी कंपनी चल पा रही है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम सोशल, इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी कंट्री की हैं एज अ सिटीजन, उनको फुलफिल करें। हम अपने प्रॉफिट्स में से कुछ गिव बैक भी करें, हम सिर्फ ले लेना, हम दे भी। तो गोल क्या है? टू हेल्प द इन्वायरमेंट, सोसाइटी, एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर्स, लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट हो सके, लेकिन साथ के साथ इन एरियाज में भी बेटरमेंट हो। तो लीगल इम्प्लीकेशन हो गए हैं अब इस चीज़ के कि सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो सारी कंपनीज का करता धरता है ना, इस एक्ट ने 2013 में, ये एक्ट जो है अमेंड हुआ था, 56 में पहले आया हुआ था 1956। तो ये जो अमेंडेड वर्जन है सेक्शन 135 में लीगल बैकिंग मिल गई है सीएसआर को, यानी कि अब हर कंपनी को अपनी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है ही। शेड्यूल 7 ने बोला है कि एक्ट डिफाइंस द एरियाज जहाँ पर सीएसआर मनी जो है वो स्पेंड होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंडिया सीएसआर लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड अराउंड द सेम टाइम, दोनों ही एक सस्टेनेबल फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए बने थे। तो वो एरियाज क्या हो सकते हैं? आपने गरीबों को पढ़ा दिया, एजुकेशन में फ्री एजुकेशन लॉन्च करने में पैसा, अपना प्रॉफिट जो है कंपनी का लगाया, या आपने पेड़ लगाए, आपने कोई एरिया सिलेक्ट किया, वो खरीदा सम एकर्स ऑफ लैंड, और जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप डाल रहे हो उसमें आपने पेड़ लगाए, है ना। तो मतलब कुछ आपको हर साल करना ही है अपने प्रॉफिट्स में से, सो दैट यू कैन गिव बैक टू द इन्वायरमेंट, टू द सोसाइटी। सो सीएसआर स्पेंडिंग के रूल्स क्या है? पहले तो एलिजिबल होने के लिए फाइनेंशियल ईयर, मान लो ये कौन सा साल चल रहा है, ये चल रहा है 26, ठीक है, 26-27 अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो ये तो प्रीवियस ईयर वाला होना चाहिए, बट ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर लेट्स से मेरे 27 में 500 करोड़ का प्रॉफिट मुझे हुआ है, या 560 करोड़ का प्रॉफिट मुझे हुआ है, या नेटवर्थ है मेरी, तो मुझे सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। या फिर मेरा टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर मेरा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो मुझे अपनी सीएसआर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या है वो रिक्वायरमेंट? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो आज से पहले 25, 24 और 23 तक के जो प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज लेकर 2% मुझे कंट्रीब्यूट करना है टू द सीएसआर। सो व्हाट इफ द कंपनी डजंट फॉलो सीएसआर रूल्स? अगर सीएसआर रूल्स फॉलो नहीं किए तो क्या होगा? तो वो सिविल रॉन्ग माना जाएगा। पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था, अब लेकिन इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बोला, लेकिन सिविल रॉन्ग। पनिशमेंट लेकिन फिर भी है 1 करोड़ कंपनी को, 2 lakhs फॉर ईच रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जिसकी ड्यूटी थी सीएसआर एग्जीक्यूट करना पर उसने नहीं किया, और अर्लियर पनिशमेंट ऑफ जेल अप टू 3 years जो थी वो रिमूव कर दी है। जेल नहीं होगी, लेकिन पेनल्टीज जो है वो आप पर लगेंगी। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज? लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर पैटर्न्स, ये बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज कैन बी नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज एंड थ्रेटन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये सारे ही सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रीन फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू द यूज फॉर विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स के लिए, सभी के लिए, ठीक है। ग्रीन फाइनेंस जो है इन सभी को इंक्लूड करता है, तो डी अगेन आपका आंसर हो गया। तो इसके साथ ही हमने आज अपना जो लेक्चर है उसे सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया है, और हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया कि क्या है हमारा ये जो चैप्टर है, व्हाट इज़ इट अबाउट। और अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज़ इसे इतना अच्छे से पढ़ना कि आप इसे अटेम्प्ट कर सको। इसके साथ ही अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जैब के एग्ज़ाम के लिए, तो ये कुछ कोर्सेज हैं, edutap.in पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। लाइव क्रैश कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बैच 4 की क्लासेस आज से ही स्टार्ट है, तो अगर आपने एनरोल अभी तक नहीं किया, ओरिएंटेशन की क्लास अपलोड हुई है, उसे देखकर आपको अगर कोर्स अच्छा लगता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, यू कैन जॉइन द क्लासेस। एंड इसके अलावा आपको अगर रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू सब कुछ पढ़ना है तो मास्टर कोर्स है जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, और आपको जस्ट बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस मिल जाएंगी रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए सारा कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा। लाइव क्लासेस में भी आप ये देख सकते हो और मास्टर कोर्स में भी। इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है। So that is all for today's class. If you have any more queries, let me know in the comment section, या फिर आप reach out कर सकते हो इस given information पर। I will see you in the next lecture. Thank you.